देन आपको टेस्ट एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूं, और इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। आप आज का लेक्चर मिस कर दो पर आप इस बात को मिस नहीं कर सकते। बहुत गौर से सुनना। एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज एन एल्डर ब्रदर, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन पुट फॉर्थ टुडे। इससे बढ़िया मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं। आराम से मेरी बात सुनिए। आज कई बच्चे टेस्ट देकर आए, कईयों का स्कोर बन रहा होगा 550, कईयों का बन रहा होगा 450, कईयों का बन रहा होगा 300, कईयों का बन रहा होगा 200, डजंट मैटर। The only thing which is constant in all those students is that they need to improve. Even if a student is scoring 700 marks, अगर आपका स्कोर है, लेट्स से कोई R स्टूडेंट है, कोई S स्टूडेंट है, कोई P स्टूडेंट है, लेट्स से यहां पर इसका स्कोर जो है ये आ रहा है 710, तो भी तो मेरे भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना। यहां पर आ रहा है 705, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। यहां आ रहा है 700, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सिर्फ 720 वाला बच्चा यह बोल सकता है कि भैया मेरे तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो संपूर्ण बच्चा हूं। जब तक मेरे 705 710 नहीं आएंगे तब तक मैं इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के नहीं बैठा हूं। अदरवाइज एक बच्चा जिसका 5 नंबर भी कटा है, क्या वो इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के बैठा है? बैठा है गुरुजी, एकदम सही बात है। अब इंप्रूवमेंट आएगी कैसे, दैट इज अ कंसर्न। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी ये आराम से देखना। जब भी आप टेस्ट देकर के आओ, आज मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट की टाइमिंग क्या थी मेरी? टेस्ट की टाइमिंग थी गुरुजी मेरी 2 PM से 5 PM, जस्ट फॉर रेफरेंस। मैंने 3 घंटे में अपना टेस्ट दिया, बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। पहली बात तो मैंने ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट किया है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन में अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मुझे देखना है। अब मैंने समझ लीजिए ईमानदारी से टेस्ट दिया एंड मेरे नंबर बन रहे हैं 450। इन 450 नंबर के बाद व्हाट कैन आई इंप्रूव? व्हाट कैन आई इंप्रूव? बहुत स्कोप है सर। 450 से 550 पे जाना है, 650 पे जाना है, 720 तक जाना है। बहुत ज्यादा नंबर का स्कोप पड़ा हुआ है गुरुजी मेरे पास तो 270 नंबर का स्कोप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे। करेक्ट, एकदम दिखाई दे रहा है सर। अब मेरी बात को गौर से सुने। बच्चे क्या गलती करते हैं? दे फोकस ऑन दीज 270 मार्क्स कि मैं इसको कैसे ले आऊं। यू शुड फोकस अपॉन दीज मार्क्स ऑल्सो कि ये कैसे आए, ये कैसे आए ये भी देखना है। गुरुजी ये तो आ ही गए हैं, इनमें क्या देखना है? नहीं, मैं समझाता हूं। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 ह्यूमन, ऑप्शन 3 पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, ऑप्शन 4 चेयर। सर ये तो बड़ा आसान है। चेयर जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 4 नंबर मिल गए गुरुजी, बहुत खुश हो गए हम। क्या आपको पता है पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? ये कौन सीखेगा? दिस इज टेस्ट एनालिसिस। समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। इन एक्चुअल ये 180 सवाल नहीं है, ये 720 अलग अलग प्रकार के मार्क्स हैं जो आपको जुटाने हैं। 180 सवाल जो है एक्चुअल में इनमें 720 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन से सवाल बनाना अगर आप सीख गए तो हर पेपर से आप 720 नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं रेदर देन 180, विच विल मेक यू वेरी वेरी वाइज, क्योंकि आप 4x प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे बाकी एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में। यानी हर ऑप्शन जो आपके लिए बहुत नया है, क्योंकि नीट में ना एक पैटर्न है, अगर आपको पता हो, जो कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों के ऑप्शंस से एक नया क्वेश्चन बना है। अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस किया है तो यू विल डेफिनेटली अलाइन विद मी। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के फॉर्मेट में एक चीज पूछी गई थी जो आपका पलट करके सवाल 2015 में बन के आ गया। लाइकवाइज 2016 में कोई ऐसा ऑप्शन था जो कि उठ करके 2020 में सवाल बन के आ गया। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है मेरे भाई। तो यहां पर क्या है, ये सारे के सारे जो आप एडिशनल खुद से सवाल बनाएंगे ऑप्शंस को देख देख के, और इनको जब आप अपनी नोट्स में सप्लीमेंट करेंगे तो आपको मजा आना स्टार्ट होगा। यानी आप जब भी कोई भी टेस्ट देकर के आए, मेक अ शीट आउट ऑफ दैट। हमेशा एक शीट बनाएं और इस शीट पे आप पहले ही 180 नंबर डाल के रखें। चाहे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक ही बार लिख करके उसकी फोटो लेकर के प्रिंट निकाल लें। इस पे 180 जो है आपके नंबर लिखे हुए हैं। अब हर क्वेश्चन का आपको पैटर्न देखना है कि कोई क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिकॉज गलती करने की ना एक एबिलिटी होती है आपकी, एक पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न है वो रिपीट करते हो आप। हर चीज का पैटर्न है इस पूरे यूनिवर्स में। आपकी गलती करने का, आपका पढ़ने का, मेरा पढ़ाने का एक पैटर्न है, एक तरीका है।
उस तरीके से हम लोग भाग नहीं सकते, उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर आपके यहाँ 450 नंबर आए हैं, दूसरी गलती हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम जो नंबर कट रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो नंबर आ रहे हैं हमारे इस पे भी फोकस करना चाहिए। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 है कि हम लोग ना क्वांटम लीप लेना चाहते हैं। क्वांटम लीप लेने से पजामा फट जाता है। क्वांटम लीप मतलब सीधा छलांग मारे, 2x 3x 4x, दिस इज क्वांटम लीप। क्वांटम लीप कभी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि 450 से आप चाहोगे कि अगले टेस्ट में मैं 600 स्कोर करूं, नहीं कर पाओगे। क्यों? एबिलिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आप कहें कि 450 से मुझे 460 स्कोर करना है, इज इट अ टफ स्कोर टू केटर? बताओ, क्या ये टफ है? कहीं से भी टफ लग रहा है? किसी भी भाई को टफ लग रहा है? सर हमें बिल्कुल टफ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 10 नंबर बढ़ाने हैं, 2 क्वेश्चन तो आप एनी हाउ इंप्रूव कर लोगे। समझ लो आपकी शीट में आपने गलतियों का एक पैटर्न लिखा कि सर मेरी ओएमआर गलत भर दी मैंने, समझ लो ओएमआर बेस्ड टेस्ट दिया था मैंने, 3 क्वेश्चन की ओएमआर गलत भर दी, 15 नंबर तो सीधा यहीं से बढ़ सकते हैं। गुरुजी ओएमआर गलत भरने के साथ साथ कुछ मुझसे चिल्ली मिस्टेक हो गई, मैं तो सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, या गुरुजी कोई ऐसी चीज थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, मुझे समझ में नहीं आई थी क्लास में, बाद में जब मैं रजिस्टर जाके देखा तो मुझे समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज थी जो एनसीईआरटी के बाहर थी, अब एनसीईआरटी के बाहर वाले पॉइंट को मैंने नोट कर लिया अपने नोट्स में, अगली बार ऐसा कोई सवाल आएगा तो इसके चीथड़े उड़ा दूंगा, अगली बार सेम गलती नहीं होगी। या मैंने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, ऑल नहीं पढ़ा, सम नहीं पढ़ा, मोस्ट नहीं पढ़ा, नन नहीं पढ़ा, क्या ये सारी की सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे हो गई? मैंने रिवीजन ही नहीं किया था, मेरी ही गलती है, मुझे याद ही नहीं आया क्वेश्चन, मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। अगर ये आप सारे के सारे रीजन ईमानदारी से लिख दोगे, सो देयर आर नॉट मोर देन 7-8 रीजंस जिससे ज्यादा आप गलती कर पाओ। ये 7-8 रीजंस ही होते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, इससे ज्यादा रीजन बने ही नहीं है दुनिया में। एक ऑब्जेक्टिव पेपर में इससे ज्यादा गलतियां आप कर ही नहीं सकते। 7-8 प्रकार की गलतियां हैं। गलतियां तो कितनी भी कर लो, -180 स्कोर ले आओ, लेकिन कुछ प्रकार की ही गलतियां हैं जो आप करते हो। यस, अब ये जो प्रकार की गलतियां हैं इसमें से एक प्रकार पकड़ लो, कोई अपना फेवरेट जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई कि सर मैं तो रिवीजन नहीं करके जाता। अगर आप हर टेस्ट में सिलेबस पूरा करके जाने लगे, क्या ये 450 आराम से अगले 3-4-5 टेस्ट में 550 नहीं बन जाएगा? खुद ब खुद बन जाएगा सर। अगर आपने सिली मिस्टेक करना अवॉइड कर दिया, हर क्वेश्चन को मार्क कर करके इज्जत से ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया, हर वर्ड पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, हर ऑप्शन को देखा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपका ये 550 से धीरे धीरे 10 टेस्ट बाद 600 नंबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंड आज के 450 स्कोर से लेकर के आगे एंड के 700 स्कोर के बीच में कम से कम 40, 50, 60 टेस्ट आते हैं। गलती ये करता है बच्चा कि हमें रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी, वे आर वेरी लेस पेशेंट, एंड इस पूरी जर्नी में पेशेंस इज द ओनली की, ये जिताती है आपको। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन की भी बात कर रहा हूं। इफ यू आर पेशेंट, इफ यू हैव डन योर वर्क एंड इफ यू आर पेशेंट फॉर रिजल्ट्स, द रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉल इन योर फेवर। हमेशा चीजें चल के आती हैं क्योंकि आप काम करके संतुष्ट हो चुके हो। मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर दिया, मैं करता रहूंगा निरंतर, मुझे रिजल्ट दिखे मुझे रिजल्ट ना दिखे, कर्म के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे, रिजल्ट झक मार के तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे एक दिन। और होता है ये। हम कई बार क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, लगता है भाई अब बहुत हो गया, भाई अब नहीं, भाई इससे ज्यादा मेरा इनपुट नहीं है, मुझे पानी नहीं मिल रहा। हो सकता है पानी 5 फीट ही और दूर हो, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया जहां रिवॉर्ड सबसे पास था। अधिकतर बच्चा यही करता है, सर नंबर नहीं बढ़ रहे, 10 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट दिए, डिमोटिवेट हुए, छोड़ दिया। टेस्ट तो देना ही है मेरे भाई, चाहे 100 टेस्ट तक नंबर ना बढ़े, और अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं इट इज योर फॉल्ट। अगर आप 20-25 टेस्ट दे चुके हो और नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज पुअर टेस्ट एनालिसिस। मैं बोलता हूं भाई टेस्ट एनालिसिस कितने टाइम में किया? गुरुजी आधे घंटे में किया। नहीं होता भाई टेस्ट एनालिसिस, पेपर को घूर के देखना पड़ता है, पेपर की निगाहों में देखना पड़ता है मेरे भाई, सवालों से सवाल निकालने पड़ते हैं, सवालों से बात करनी पड़ती है। वो जो कोरे पन्ने हैं वो बोलने लगते हैं, रहस्य उगलने लगते हैं, तब तक उस पेपर को आंखें फाड़ के देखना पड़ता है। और सेम विद बुक्स, when you spend more time with books they will definitely tell you some deep meanings of words जो बाकियों को नहीं पता है। जो बच्चे सुपरफिशियल किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब को एक झलक देख लेते हैं और सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली, उनसे ज्यादा बातें आपको पता लगती हैं जब आप किताब के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। आप एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ो, आपको ज्यादा बातें बताएगी, आपको 21वें बार और ज्यादा बातें बताएगी, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। एक किताब संपूर्णतः आप पढ़ ही नहीं सकते, कोई कहानी की किताब है उसको आप पढ़ सकते हो। ये जो कंसेप्चुअल किताबें होती है, एक बार में इससे ज्ञान नहीं जुटा सकते आप, सारा सब नहीं निचोड़ सकते।
हो सकता है मैं आज भी एनसीईआरटी पढ़ूं, मुझे कुछ नया मिल जाए। ये डेप्थ की बात होती है। और ये आप एग्री करोगे, अगर आपने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है अपने जीवन में, आपको पता होगा 11वीं बार भी पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा कि भाई ये लास्ट टाइम मिस हो गया था, या इस तरीके से समझ में नहीं आया था जिस तरीके से ऑथर ने लिखा था। ये होता है, ये एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है। सेम चीज इज विद पेपर एनालिसिस। अगर मैं 3 घंटे का पेपर दे रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे से पहले मेरा पेपर एनालिसिस हो ही नहीं सकता। दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रुथ। अगर आप 180 क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हो, हर ऑप्शन रिव्यू कर रहे हो, आप कैसे आधे घंटे में कर सकते हो मुझे बताओ? 720 ऑप्शन आप आधे घंटे में रिव्यू कर लोगे? एक बार कैलकुलेट करके देखो दैट व्हाट टाइम आर यू गिविंग टू अ सिंगल ऑप्शन विद इन दैट 30 मिनट टाइम स्पेन। एक 30 मिनट के टाइम स्पेन में 720 ऑप्शन तुम देख भी लो ना, आंखें फाड़ के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुम कह रहे हो हमने एनालिसिस कर लिया, नहीं किया भाई, धोखा दे रहे हो खुद को भी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो यहां पे आके। ऐसे नहीं होता। पढ़ाई बहुत ईमानदारी मांगती है दोस्त, बहुत ईमानदारी मांगती है। पेपर एनालिसिस ज्यादा ईमानदारी मांगता है। और वो बच्चे जो खासकर स्टक हो जाते हैं, तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, दैट इज पेपर एनालिसिस ओनली। ये इतनी भारी चीज है, ये लगती है बहुत टुच्ची सी चीज, इतनी भारी चीज है, इट कैन ब्रिंग यू योर फेवरेट मेडिकल कॉलेज। आराम से तुम जो सोचोगे वो सब हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी एक थ्योरेटिकल प्रिपरेशन से नहीं कर सकते। मैं वीडियो देख के स्विमिंग नहीं सीख सकता, मुझे उतरना पड़ेगा दरिया में, तब जाके मैं स्विमिंग सीखूंगा, क्योंकि मुझे यह पता लग गया है कि हाथ पैर मारने कैसे हैं। लेकिन जब तक मैं उन लहरों का सामना नहीं कर लेता, मुझे स्विमिंग नहीं आएगी। सम थिंग्स नीड प्रैक्टिकलिटी। इफ योर पेपर इज थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल तैयारी करोगे ना, बोर्ड का पेपर दोगे, थ्योरेटिकल तैयारी से निकल जाएगा, 90 नंबर आ जाएंगे, 95 नंबर आ जाएंगे, मैं तो खुद कह रहा हूं। लेकिन when you are preparing for an objective examination, you can't go with theoretical preparation। ऐसे अधिकतर बच्चे होते हैं जो क्लास में बोलते हैं सब समझ में आ गया, सवाल नहीं बनते। क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ डिफरेंट गेम। क्वेश्चन सॉल्विंग नीड्स अ डिफरेंट एबिलिटी। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको तुमसे कम नॉलेज होगी, जो तुमको दे के मारेंगे भाई, पेपर में उठा के पटक देंगे नीचे, दबोच लेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है। एंड दिस इज अ स्किल बेस्ड गेम, दिस इज नॉट अ नॉलेज बेस्ड गेम। यहां कौन जीतेगा? जिसको बहुत नॉलेज है। तुम बायोलॉजी की 10 किताब पढ़ के चले जाओ, कितने आएंगे? 360 ही आएंगे ना मैक्सिमम। और एक बच्चा एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ के भी 360 ही लेके आएगा, और वो बचा हुआ टाइम जो तुमने बायोलॉजी की किताबें एक्स्ट्रा पढ़ने में निकाल दिया, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में लाके तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में धज्जियां उड़ा देगा, और मेडिकल सीट तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के छीन लेगा। इट इज अ कॉम्पिटिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल, कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, बहुत कंसाइज चलना पड़ेगा, और उस कंसाइज चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्मेट में, जिससे तुम बोर ना हो। ये तरकीब है कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने की। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुमसे कुछ डिमांड करता है, तुम्हें उन डिमांड्स को समझना होगा मेरे भाई। और नीट क्या डिमांड करता है? नीट डिमांड करता है पेशेंस वाली प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम विद लिमिटेड कन्फाइंड रिसोर्स, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विद अ लॉट ऑफ एनालिसिस। ये इफ यू डू एनीथिंग विद मैथ्स, इफ यू डू एनीथिंग विद नंबर्स, यू विल डेफिनेटली किल द गेम। किसी भी चीज को अगर आप नापना सीख गए, किसी भी चीज को लाइफ में, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नापना सीख गए, खुद की प्रोडक्टिविटी को डेली बेसिस पे नापना सीख गए। आज मैं 7 घंटा 10 मिनट पढ़ा था, कल मैं 8 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। द थिंग्स यू कैन मेजर, यू कैन इंप्रूव, क्योंकि उसके साथ एक डायरेक्टली नंबर एसोसिएटेड है, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैं और तुम झूठ बोलते हैं, हिंदी भाषा झूठ बोलती है, इंग्लिश भाषा झूठ बोलती है। आई वर्कड अलॉट, कितना अलॉट भाई? तुम बोल रहा है वर्कड अलॉट सर, आई रेड अलॉट टुडे, कितना पढ़ लिया? 6 घंटे। मेरे लिए 6 घंटा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट अलॉट फॉर मी, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तुम्हें लग रहा है 6 घंटा बहुत अलॉट हो गया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। सो यहां पे थर्ड पर्सन रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, कि वो मेरे लिए अलॉट है भी या नहीं। लेकिन इफ यू एग्जैक्टली काउंट दैट नंबर, कि सर आई रेड फॉर 10 आवर्स टुडे, नाउ दिस इज अ कॉन्क्रीट नंबर, नाउ विजुअलाइज कर पा रहे हो। 10 घंटा मेरे को 10.5 घंटे तक इंप्रूव करना है, 10 घंटा 45 मिनट तक इंप्रूव करना है। अब इस चीज को मेजर कर पा रहे हो। आई रेड अलॉट कभी मेजर नहीं कर पाओगे, कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। क्या बोलोगे जिस दिन इससे ज्यादा पढ़ लोगे? आई रीड अलॉट। अरे भाई अलॉट ही है ना, तुम्हारे लिए तो अलॉट पे ही तुम सैचुरेट हो गए। तो अब उससे ऊपर क्या? कुछ भी नहीं, नाप ही नहीं पाए। अब नापना कैसे है मेरे भाई? ट्रैक एवरीथिंग। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को मैथ से जोड़ा, खेल फोड़ा, ट्रैक करो हर चीज को। आई पर्सनली मेक माई कैलेंडर, आई टॉक टू माई सेल्फ। मैं सबसे ज्यादा खुद से ही बात करता हूं। चैट नहीं है, चैटे हैं, खुद से ही। जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, आई टाइप इट टू माई सेल्फ। आई हैव अ पर्सनल चैट, और व्हाट्सएप ये ऑप्शन देता है। जब भी मेरे दिमाग में कोई थॉट आए, किससे कोई बात कर रहा हूं, मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले, या तो मेरे पॉकेट में डायरी होगी, या मेरे फोन में वो पॉइंट्स जॉट डाउन होंगे। आई हैव अ टू डू लिस्ट, आई डू नॉट हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बना ही इसलिए है कि उसके चीथड़े उड़ाए जा सके, अगले दिन उसके ऊपर नया टाइम टेबल चिपकाया जा सके, इसीलिए पुराने टाइम टेबल को बनाया जाता है। 5 AM वेकअप,
कुछ नहीं होना भाई। मेक अ टू डू लिस्ट, मर जाऊंगा लेकिन ये सारे काम करके सोऊंगा, चाहे मेरे रात के 10 बजे काम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद घर जाके सुत्ती बाबू, या मेरे रात को या अगले दिन सुबह 3 बजे काम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ आई हैव 10 डिफरेंट टास्क इन माई टू डू लिस्ट, आई विल बी डूइंग देम ऑल, एंड दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस बिकॉज यू कैन आइट्रेट दैट। टाइम टेबल क्या आइट्रेट करोगे? गुरुजी 12 घंटे पढ़ने का सोच लिया है, मामा जी आकर बैठ गए, मम्मी ने कहा कि बीकानेरी भुजिया बीकानेर से जाकर लेके आओ मामा जी के लिए, भाई हो गया, लग गए टाइम टेबल के? हाँ गुरुजी। लेकिन अगर यहां पर मेरे 5 टास्क होते, अब मामा आए चाचा आए 5 टास्क हो गए, मेरे को पता है कल मामा जी आने वाले हैं, मैं 5 टास्क की जगह 3 टास्क की लिखूंगा, इनको लेकिन पूरा करूंगा, संतुष्ट रहूंगा जीवन में, मौज काटूंगा। दिस इज द रियल गेम। सो कौन से क्वेश्चन गलत हुए ये फोकस करना इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन सही हुए, क्यों सही हुए, क्या इनमें कोई ऑप्शन मिस तो नहीं हो रहा है, क्या कोई इंफॉर्मेशन लैग तो नहीं है, ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ये जो प्रोग्रेस है 450 से 500 एक टेस्ट में नहीं आएगी, 40 50 60 टेस्ट भी लग सकते हैं 700 नंबर तक पहुंचने में। तो पेशेंस इज द की, रास्ते में टूटना मत, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे अधिकतर बार, तो रास्ते में टूटना नहीं है। दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज, लॉन्ग रन सोचो, कभी भी क्वांटम लीप के बारे में नहीं सोचना है कि मैं अचानक से बहुत इंप्रूव कर पाऊं। ऑलवेज टेक ग्रेजुअल जंप्स, हर चीज को मैथमेटिकली काउंट करो, अपनी एक ट्रैकर शीट बनाओ, इस पे लिखो कि कौन सी गलती हुई, क्यों नहीं हुई, एवरीथिंग इट विल टेल यू अबाउट योर पैटर्न। हर चीज को चाहे तो अलग अलग कलर के पेन से लिखना, जिससे पैटर्न्स हाईलाइट होते रहे, चीजों को काउंट करना सीखो। तो आपको इन 7-8 रीजन में से एक एक रीजन पकड़ के उसको 3-4 टेस्ट में सुधार लेना है। तो 7-8 रीजन होंगे तो अगले 32-33 टेस्ट में आपके सारे के सारे मेजर मिस्टेक्स जो है वो गायब हो चुके होंगे। एंड जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, जब भी आप टाइम टेबल पर रिलाय ना करके टू डू लिस्ट पे रिलाय करेंगे, यू विल ऑलवेज किल द गेम। आप हमेशा बाकी बच्चों से बेहतर दिखेंगे। अब एक सच भी सुन लो, वो सच ये है कि यहां पर कई सारे बच्चे बैठे हैं, दबाकर बच्चा बैठा है यहां पर, इन बच्चों में से द सक्सेस रेशियो जो इस चीज को करेंगे एंड तक, दैट इज 1%। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं। आई बीन अ वेरी ऑनेस्ट गाइड सिंस द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। मैं हमेशा बहुत सटीक और बहुत साफ सुथरी बात करता हूं, मैं घुमाता फिराता नहीं, मैं कोई इमोशनल गेम नहीं खेलता। ये 1% ही करेंगे तुम में से, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। ये 1% कौन होगा ये आप डिसाइड करोगे आज बैठ करके, मैं नहीं बता सकता। दिस इज यू। When I do something, I make sure that I be a part of this 1% pool और 0.1% pool। मुझे 100 में से एक या 1000 में से एक बनना है, मुझे अपने गेम में बेस्ट बनना है। दिस इज माई स्ट्रेटेजी व्हेन आई एंटर एनीथिंग। अगर मैं कुछ कर रहा हूं मैं सम्मानजनक करूंगा, इज्जतदार करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू कम इनटू दिस गेम, यू प्लीज मेक श्योर कि एंड तक जाओ, बिकॉज एंड रिजल्ट मैटर करता है। बीच में उतार चढ़ाव सबके आते रहते हैं। अब आप में से कितने लोग सीरियसली इस चीज को फॉलो करेंगे, बिकॉज आज सुन के अच्छा लगेगा, डोपामीन रश आएगा, शुरू के 3-4 दिन फॉलो करोगे, बिकॉज दैट कंसिस्टेंसी इज नॉट फॉर ऑल। हर कोई कर ही नहीं सकता, अधिकतर लोग टूट जाएंगे, रास्ते में ही बिखर जाएंगे। उनको ना टूटना पड़े, इसीलिए मैंने ये बात बता दी पहले ही कि ये परम सत्य है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे शुरू में। ये सत्य है, मुझसे आज लिखवा लो। हो सकता है अगले 20 टेस्ट में आपके 10 ही नंबर बढ़े, 15 ही नंबर बढ़े, 20 नंबर बढ़े, लेकिन अचानक से मेरे भाई लाइफ में जब आप बहुत सारे रीजंस के ऊपर काम कर लोगे, अचानक से नंबर बढ़ेंगे, उस दिन तक आपको टिकना पड़ेगा, है ना। जैक मा बोलते हैं आज कठिन है, कल ज्यादा कठिन है, परसों सुनहरा है, लेकिन अधिकतर लोग कल शाम को ही मर जाएंगे, यानी कल शाम को ही गिव अप कर देंगे। आज बहुत कठोर दौर देखा, कल का बहुत कठोर टाइम देखा, परसों जब फ्रूट्स लेवरेज करने थे उससे पहले ही गिव अप मार दिया। परसों के फ्रूट तक टिकना है हमको, ये बात समझनी है आपको आज के इस सेशन से। इससे बेहतर एडवाइस मैं कह रहा हूं मेरे पास है ही नहीं। एक ऐसा बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो कहीं से भी पढ़ रहा है, जो टेस्ट को सीरियसली लेना चाहता है, उसके लिए इससे बेटर पीस ऑफ एडवाइस मैं आज दे ही नहीं सकता कि मैं आपको पेशेंस सिखा दूं और मैं आपको रियल गहराई बता दूं कि चीजें काम कैसे करती हैं। ऐसे ही काम करती हैं।
अचानक से रिजल्ट नहीं आते और हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं। वी शुड फॉल फॉर द प्रोसेस। हमें प्रोसेस से प्यार होना चाहिए मेरे भाई। गाना सुनते हो ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। यस गुरुजी, ये एकदम सही बात है। यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल। प्रोसेस से अगर प्यार हो गया ना, पढ़ाई से अगर प्यार होगा, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ाई से प्यार है, क्या वो जिंदगी भर पढ़ाई करके अपना करियर नहीं बना पाएगा? मुझे पढ़ाई से प्यार है, मेरे को कितना भी पढ़वा लो दिन में। आई एम अ बिब्लियोफाइल, आई कैन रीड। मेरे को अगर ऐसी नौकरी मिल जाए कि मेरे को दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है बैठ के, आई वुड लव टू डू दैट, कि मैं पढ़ूं लिखूं पढ़ूं लिखूं पढ़ूं लिखूं, मजा आ जाएगा। तो मेरे लिए वो ऑब्लिगेशन है ना, मेरी खुद की लाइफ की ऑब्लिगेशन है कि मेरे को तो पढ़ना ही है। मेरे को कोई बोले तो भी पढ़ना है, नहीं बोले तो भी पढ़ना है। अब मेरे को कोई बोलता थोड़ी है कि गुरुजी जा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। मेरी पर्सनल चॉइस है ना यार, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता। तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें तो बेहतर बनूं। सो इफ यू हैव चोज बायोलॉजी फॉर योरसेल्फ, इफ यू हैव चोज समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू शुड बी बेटर इन दैट। ये तो होना ही पड़ेगा, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। कि एक चीज हमने जीवन में खुद से चुनी, हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आई 10वीं कक्षा के बाद, हमने कहा बायोलॉजी हम खुद से चुनेंगे। और वो भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस पे तो थोड़ी तो मत देखो, बहुत ऐसे बुरा मत मानना, थोड़ी तो शर्म आनी बनती है इस चीज पे कि जो चीज मैंने खुद ने चुनी। समझ लो भाई, मैंने टीचिंग चुनी, मैं रिसर्च छोड़ के टीचर बना, और टीचिंग में भी मैं एकदम खत्म रहूं। एकदम किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूं कि मुझ जैसा बने, ना मैं कुछ पढ़ा पा रहा हूं ढंग से, ना मैं खुद कुछ अपने लिए कर पा रहा हूं। मैंने एक चीज चुनी जहां मैं अपना करियर देखता हूं फॉर नेक्स्ट 40-50 ईयर्स, कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, वहां भी मैं एवरेज रहना हूं। तो मैंने क्या चुना भाई? मैं बाकी जगह तो मैं और खत्म था। जो चीजें हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली खुद के लिए चुनते हैं, वहां जीतना बनता है। इट्स एन ऑब्लिगेशन। वहां तो फोड़ो मेरे भाई। यस, बात समझ में आई? थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान हो गया, पर बहुत जरूरी होता है, कभी कभी ही देते हैं हम लोग। जैसे अभी कितनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, लगभग 20 क्लासेस हो चुके हैं। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 वीक्स, 1.5 महीना हो चुका है हमें पढ़ते हुए। लेकिन फिर भी हम लोग आज ये बातें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए एकदम सटीक टाइम पर। अब आपके टेस्ट हो चुके हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जब भी कोई चीज नहीं मिले, एक और बात, क्योंकि आज हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और खेलते हैं इस चीज के ऊपर। कई बार आपको लगेगा कि गुरुजी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो रहा। मेरे भाई, ये दुनिया में किसी बच्चे का नहीं होगा, और वो जिस बच्चे का होगा वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर होगा। अगर आप उस लेवल के बच्चे हो, आप ओलंपियाड वगैरह क्रैक करके गए होगे, तो मेरे भाई आपको ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज पता होंगी, ज्यादा रिसोर्सेज आप पढ़ रहे होगे। आप कैम्बल एंड रीस पढ़ रहे होगे, सदावा पढ़ रहे होगे, रेवन जॉनसन पढ़ रहे होगे, प्रेस्कॉट्स पढ़ रहे होगे, आप लेहनिंजर पढ़ रहे होगे। आप अलग अलग जगह से पहले ही अपने रिसोर्सेज सेट कर चुके होगे, आपको वहां पर गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर 360 में से एक सवाल आपका बाहर से आया और आपसे नहीं भी हुआ है, आपने गलत भी कर दिया, 355 नंबर कोई कम है क्या? या तो इन 5 नंबर के चक्कर में नस काट लो कि गुरुजी मैं तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ूंगा, मेरे को 360 ही परफेक्ट स्कोर चाहिए। 360 आ जाएंगे क्लास के कंटेंट से भी, और नहीं आएंगे तो पूरे देश में किसी के नहीं आएंगे। इस चक्कर में मरा नहीं जा सकता मेरे भाई कि मैं 10 किताबें पढ़ लूं जस्ट टू स्कोर दीज 5 मार्क्स। ऑलवेज थिंक वेरी वेरी लॉजिकली। 355 नंबर बनते हैं जितनी ये 10 किताबें यहां पढ़ता ना, 360 लाने के लिए। इतने में फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटिव अप्रोच लेके आऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, स्पीड पे काम करूंगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। 10 चीजें हो सकती हैं इतनी देर में। जहां 5 नंबर आते वहां 100 नंबर बढ़ा ले जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला करके। दिस इज द गेम, दिस इज हाउ यू नीड टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब भी किन्हीं दो चीजों में द्वंद में फंसे हो, हमेशा ये सोचो किस चीज से ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये नंबर का गेम है तो नंबर पे ही तोलो मेरे भाई, इमोशन पे मत तोलो इसको कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मैं स्कोर कर लूं, इसमें नंबर नहीं आए तो क्या? किसी के नहीं आएंगे। सारा बच्चा, देश का सारा बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, अगर ये तुम्हारे कटे हैं सबके कटेंगे। लेकिन जो तुम्हें मिल रहा है, ये 10 किताबें पढ़ने की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देके जो तुम्हें मिल रहा है इसके बदले, इन 5 नंबर के बदले, वो सबको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो यहां उलझे हुए हैं 360 लाने में। समझ रहे हो ना? ऑलवेज गो लॉजिकल, ऑलवेज गो लॉजिकल। हमेशा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, ये ऐसे ही निकलता है।